नवाब हो ना तुम लोगों को, तो क्या दुनिया रहती है। गाड़ी तो तुम लोगों को तो बाइक चाहिए, गाड़ी की जरूरत भी नहीं। ये तो वो मसला है ना तुम्हारा। अच्छा जी, वेब कैम। और ये तुम्हारी क्लास के बच्चे ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं? ये जी मजाक बनाया हुआ है। और किसी को कोविड शोविड क्यों नहीं हुआ हुआ? तो बीच में हो भी सकता है। तुम लोगों ने भी लगवा लिए? हम नहीं लगा था इसके बाद। किधर से कैमरे की सेटिंग करेंगे? हाँ, तो माशाल्लाह कैमरा भी इधर ही लगा। भाई तुम्हारी तो सारी क्लास में फिजिकल आना है, तुम्हें रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, वैसे ही मैंने बोर्ड पे लिखना है। अच्छा जी, अच्छा जी भाईजान, एक पीछे चले जाओ, एक भी टेस्ट नहीं करते। क्लास इतनी कम क्यों है? बाकी किधर है? मैसेज करो सबको कि जल्दी से आए, वरना मैं कोई लेना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कोई लेना था लेकिन मैं अगले हफ्ते लूंगा। तुम लोगों की वगैरह का हो जाए ना, तुम लोगों के 2 क्विज की रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन नहीं, वो इधर ही होगा, इधर फिजिकल होगा क्विज, और सबमिट ऑनलाइन होगा। मतलब उसकी तस्वीर लेकर तुम LMS में सबमिट कर देना। सीपी मैंने सीपी तो आसान सी दे दी है, तो वो थोड़ा फेवर दे दें। बहुत फेवर दे दिया यार, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम इसके हफ्ते? सर ये हमने पढ़ा था स्केच, रूट लोकस हमने स्केच किया। रूट लोकस होता क्या है? सर उसमें जो होता है क्या नाम है, एसिंक्रोनस और इवन। और मैं रूट लोकस सिंपल अल्फाज में पूछूं, वो क्या होता है? फार्मूला सम ऑफ फाइनाइट कोड माइनस सम ऑफ फाइनाइट। यार अपने अल्फाज में बताओ, जो सिंपल सी, ये क्या तुम्हें क्या समझ आई, ताकि मैं उसके हिसाब से फिर आगे स्टार्ट करूं। हाँ भाई, रूट लोकस क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आपका जो गेन है वो आपके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। गेन स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है? हाँ जी, इसको आगे एक्सप्लेन करें। कैसे कर सकता है गेन स्टेबिलिटी को अफेक्ट? गेन नेगेटिव हो सकता है। किस चीज़ के? हाँ आगे चलो, 3 केसेस होते हैं। और अच्छा, किसी भी सिस्टम की कोई भी सिस्टम स्टेबल है, कोई भी सिस्टम अनस्टेबल है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पोल से। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम का गेन चेंज करने की वजह से अगर आपके सिस्टम में पोल इफेक्ट होते हैं, तो उस इफेक्ट को देखने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम है रूट लोकस। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो तुमने जहन में रखनी है। अब आती है इसके बाद बात के
रूट लोकस के ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। हमने कितने रूल्स पढ़े थे लास्ट? चार आपने लिखवाए थे और पांचवा नहीं लिखवाया था, सिर्फ चार ही लिखवाए थे। नहीं आखिरी क्लास में ये पांच थे एग्जैक्टली। तो 5 रूल्स हमने जो है वो पढ़े थे, और 5 रूल्स जो हमने पढ़े थे वो फिर सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, 5 रूल जो हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे? पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ रन, जो रूट लोकस होता है वो सिमेट्रिकल होता है हमारे पास रियल एक्सिस के। ये जो है वो पहला रूल हमने पढ़ा था। ये तो हमने तीसरा, ठीक है। और इसमें हमने ये कहा था कि आपके पास जो रूट लोकस होता है वो सपोज इस तरह ड्रॉ हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के ऊपर भी है, इस एक्सिस के नीचे भी है। ठीक है, तो ये पहला रूल हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि ये रूट लोकस होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द एक्सिस। दूसरा रूल फिर हमने डिफाइन कर दिया था कि k इज इक्वल टू 0 होता है एट पोल्स ओपन लूप, और k इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है एट ओपन लूप जीरोस। ठीक है, ये दूसरा रूल हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, और इसको फिर मैंने जो है वो आप लोगों को करके बताया था कि आपके पास जो पोल्स होते हैं उस पर गेन k इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे जैसे पोल से आप जीरोस की तरफ जाते हो, रूट पे जाते हो, तो k इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है। फिर हमने तीसरा रूल जो पढ़ा था वो पढ़ा था रूट लोकस के प्लेसमेंट का, और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास सपोज अगर इस तरह के है कि एक ये पोल है, एक ये पोल है और एक ये पोल है, और आपके पास ये एक सपोज 0 है, तो आप ये करोगे कि ये जो पोल है इस पोल से रूट लोकस स्टार्ट होकर 0 पे एंड हो जाएगा, लेकिन इन दो पोल्स के अगेंस्ट कोई जीरोस नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों पोल्स के जीरोस इनफाइनाइट हैं। तो फिर आपका जो रूट लोकस है वो यहाँ पे यहाँ से आके यूं पर यूं चला गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि रूट लोकस को आप इस तरह जो है वो प्लेस करके देखते हो। फिर हमने जो है तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल जो पढ़ा था वो चौथा रूल जो था वो ये था हमारे पास कि एसिम्प्टोट का एंगल आपने कैसे फाइंड करना होता है। तो एसिम्प्टोट का जो एंगल आप फाइंड करते हो वो करते हो जी 2k+1 पाई डिवाइडेड बाय n-m। सर ये 5b था, ये आप अभी लिखवा रहे हैं। हाँ वो ठीक है, शायद नंबरिंग आगे पीछे कर दी होगी मैंने, वो ठीक है, वो रूल्स यही है, नंबरिंग शायद आगे पीछे होगी। अच्छा, ये n-m क्या है? सर जो n है हमारे पास नंबर ऑफ पोल, सर वो n-m क्या लिखा था मैंने? सर n क्या नंबर चीज ऑफ नंबर फाइनाइट पोल से और m नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। एग्जैक्टली, n जो थी वो नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स थे और m जो थी वो नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस थी। तो ये एसिम्प्टोट का आप एंगल फाइंड करते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद जो पांचवा रूल पढ़ा था वो सेंट्रॉइड की लोकेशन पड़ेगी। सेंट्रॉइड क्या था? हाँ जी, सेंट्रॉइड क्या था? सिग्मा से डिनोट होता है। सिग्मा से डिनोट होता है, आगे बताओ। इसका फार्मूला था जी, n नंबर ऑफ पोल्स, m नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा जी, हाँ जी। सर ए सेंट्रॉइड जो है ना वो रियल एक्सिस पे जब एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं। कौन क्रॉस करता है? ए सेंट्रॉइड। एसिम्प्टोट जो है वो जिस पॉइंट पर रियल एक्सिस को टच करता है उसको आप सेंट्रॉइड कहते हो, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हो कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एसिम्प्टोट का रियल एक्सिस के साथ वो सेंट्रॉइड कहलाता है। उसका फाइंड करने का तरीका जो था वो ये था कि सम ऑफ रियल पोल्स माइनस सम ऑफ रियल जीरोस डिवाइडेड बाय
n minus m, number of poles minus m, number of zeros. इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो ये 5 रूल्स हमने पढ़े थे। आज जो है वो हम इससे अगला रूल स्टार्ट करेंगे, रूल नंबर 6, और फिर हम रूल नंबर 8 को स्टडी करेंगे। अच्छा, हाँ, रूल नंबर 6 के बाद हम जो है वो रूल नंबर 8 को स्टडी करेंगे। 7 यार, हाँ मोमिन, एक मेगा क्लास अरेंज करनी है कल या परसों, जो कल छूट गई है ना हमारी ट्यूजडे वाली, उसके रिप्लेसमेंट वाली, तो वो अरेंज कर देना कल या परसों, जब भी परसों ऑफर, तो परसों सुबह की क्लास नहीं तुम लोगों ने? परसों पे एक और लगी हुई है डीएसपी की सर। तो कल किस टाइम तुम लोग फ्री होगे बता देना, आपस में डिस्कस मुझे बता देना किस क्लास में मैं क्लास, और वो नहीं फ्राइडे वो हमारा ऑनलाइन ले फ्राइडे। अच्छा, अब जो है वो अगला छठा रूल आएगा आपके पास। छठा रूल आपका जी ये कहता है कि ब्रेक अवे पॉइंट्स और ब्रेक इन पॉइंट्स के हवाले से, ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स। अच्छा जी, ये ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स क्या है रूट लोकस के? अगर मैं रूट लोकस सिंपल एक ड्रॉ करता हूँ आपके पास, और ये रूट लोकस इधर जा रहा है, और ये पोल्स हैं आपके पास, ये यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे जैसे ही वो इधर से ये कर रहा है, ये जो पॉइंट है इसको वो कहता है ये मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो जो आपका रूट लोकस है वो एक्स एक्सिस को या आपका जो रियल टाइम एक्सिस है उसको ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो ब्रेक अवे पॉइंट है। और जिस पॉइंट पे सपोज वो वापस आके इसको हिट करता है, इस पॉइंट को आप कह दोगे ये जो है आपके पास ब्रेक इन पॉइंट है। ठीक हो गया, एक तो ये चीज हो गई जो कि इसमें डिफाइन हो रही है। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि ये ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट आपने फाइंड कैसे करने होते हैं। तो इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप जो है वो इसमें डी के बाय डी एस इज इक्वल टू 0 जो है वो प्लग इन कर देते हो। ये इसके जरिए आप जो है डी के बाय एस इज इक्वल टू 0 के जरिए आप ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट को फाइंड करते हो। ब्रेक अवे खास तौर पे ब्रेक इन को फाइंड करने का जरा डिफरेंट टेक्निक होती है, वो हम देखेंगे कि हम इस टाइम जो है अगर आपको टाइम हुआ तो हम उसको भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, अब इसका दूसरा जो होता है वो ब्रेक अवे एंगल होता है। किस एंगल पे रूट लोकस जो है वो ब्रेक अवे कर रहा है, इसको आप कहते हो कि ये मेरे पास ब्रेक अवे एंगल है। ब्रेक अवे एंगल नहीं, सॉरी, ब्रेक एंगल। ये जो ब्रेक एंगल है ये 180 डिग्री ओवर आर के इक्वल होता है। अच्छा, आर क्या है?
आर है आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस लीविंग और एंटरिंग द ब्रेक पॉइंट्स। अच्छा, ये तो था सारा इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट या इसका थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल पूछ सकते हो, ना फिर मैं इसकी एग्जांपल कराता हूँ, एग्जांपल से चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप देखो तो इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि सपोज जी ऑफ एस, एच ऑफ एस जो है आपके पास वो है जी k over s into s plus 1 into s plus 3। सपोज ये आपके पास जो है वो एक फंक्शन गिवन है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि, और आपको उसने कहा है कि जी इसका जो है ना वो रूट लोकस फाइंड कर दिया है। आपको उसने ये कह दिया कि आप इसका रूट लोकस जो है वो फाइंड करो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें जो है वो ओपन लूप पोल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। हाँ जी, तीन है। कौन कौन से हैं? -1 s इज इक्वल टू 0 -1 -3। ठीक है, ओपन लूप जीरोस कितने हैं? 0। ओपन लूप जीरो कोई भी नहीं है। ठीक है, OLC से ओपन लूप जीरो और ओपन लूप से OLC मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ये तो पहली चीज़ हो गई जो आपने डिसाइड कर ली कि आपने जो है वो कितने ओपन लूप पोल्स या कितने ओपन लूप जीरोस जो हैं वो आपको मिलेंगे। पहला काम अब आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले सेंट्रॉइड एसिम्प्टोट के एंगल और एसिम्प्टोट का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो एसिम्प्टोट का अगर आप एंगल फाइंड करते हो तो वो अब आपके पास आता है 2k + 1 डिवाइडेड बाय एसिम्प्टोट है। अभी मैं इसकी वजह बताऊंगा, जो मैंने लास्ट वीक आपको कहा था कि एसिम्प्टोट का फ़ायदा क्या है, वो अगले इस आज की क्लास में पता लगेगा। तो मैं अभी बता दूंगा कि एसिम्प्टोट का आपको क्या फ़ायदा होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का। अच्छा, अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो n और m क्या है? नंबर ऑफ फाइनाइट पोल तो 2k + 1 over 3। अब इसमें k की वैल्यू प्लग इन करते जाओ। k अगर 0 पुट करते हो तो आएगा 2k + 1 into 5/3 है ना। तो 5/3, 5 of 1 क्या आएगा? 5 और 5 of 2 क्या आएगा? 5 5/3। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने फाइंड किया तो 5/3 पाई और 5 5/3 आ गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा काम सेंट्रॉइड फाइंड करो। अभी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताया था वो, सम ऑफ फाइनाइट पोल माइनस सम ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस सम ऑफ फाइनाइट जीरोस। नंबर ऑफ पोल नंबर। जीरो तो है ही कोई नहीं ना हमारे पास। तो क्या है सम ऑफ फाइनाइट पोल्स क्या है? हाँ जी, सम ऑफ फाइनाइट पोल्स -4 एग्जैक्टली। 0 -1 -3 और 0 तो है ही कोई नहीं, डिवाइडेड बाय 3 - 0। तो -4/3 -1.33 आपके पास आ जाएगा। नंबर में वो टोटल काउंटिंग होती है।
है। 23 उनका टोटल नंबर होगा। हाँ एंगल फाइंड करके अच्छा, अब इसका रूट लोकस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। आप जब आप इसका रूट लोकस ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो अब आपके पास जो रूट लोकस आएगा, उस रूट लोकस में सेंट्रॉइड जो है उसका एसिम्प्टोट का सेंट्रॉइड है -1.33। सबसे पहले रूट लोकस पे पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन करो। -1.33 पे ये 0 -1 और -3 तीन पोल्स हैं। एक मिनट रुकिए। 0 -1 और माइनस, हाँ जी क्या क्वेश्चन कर रहे थे? -1.33 पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ना। -1.33 पे सेंट्रॉइड बनेगा इसका, मैं बताता हूँ। -1.33 पे आपका सेंट्रॉइड है, तो ये सेंट्रॉइड कुछ इस तरह बन जाएगा, ये -1.3। ठीक। अच्छा, अब ये जो सेंट्रॉइड है मैंने इस एंगल पे क्यों बनाया? ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है जो आपको इधर से मिल रहा है, ये 60 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 300 डिग्री। उसके बाद जो दूसरा सेंट्रॉइड है वो अब आपके पास जो है वो 180 डिग्री पे है, और तीसरा जो है ये वाला वो 300 डिग्री पे। तो इस तरह मैंने जो है वो सेंट्रॉइड को देख लिया कि मेरा जो पहला सेंट्रॉइड था वो 60 डिग्री पे और तीसरा सेंट्रॉइड 300 पे था। तो उससे मुझे पता लग गया अच्छा ये इसका मतलब ये कि ये 60 डिग्री पे, तो ये राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर हुई बात। अच्छा, अब इससे अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रूट लोकस का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है। अच्छा, अब रूट लोकस का पॉइंट या ब्रेक पॉइंट फाइंड करने का जो तरीका है वो मैंने सब बताया कि ये dk/ds = 0 है। सबसे पहले तो आपको k की इक्वेशन इसमें फाइंड करनी होगी, तभी आप उसका डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व करोगे। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रख कर दूँ। गुजारा कर रहा है ना, ये वो भी नहीं कर रहा। वो तो बाहर की तो जिम्मेदारी इसकी नहीं है ना। अच्छा, अब आपको ये k की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये k की इक्वेशन फाइंड होगी तब आपके लिए जो है वो इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो उसके लिए आप जो है वो k की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप ये करोगे कि आप सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे 1 + g(s) h(s) = 0। मैंने मॉड लिया हुआ इसका, और उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ g(s) h(s) = 1। मॉड लिया हुआ तो वो -1 हो गई। ये क्या है? ये नहीं समझ आया। 1 प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + g(s) h(s) = 0, जो अब आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है उसकी इक्वेशन लिखिए। ये जो आपके पास सिस्टम होता था प्लस माइनस g(s) c(s) r(s) h(s), उसी की इक्वेशन लिखनी है ना। अच्छा, अब इस g(s) h(s) को आप इधर सॉल्व करो। तो g(s) h(s) क्या है, या आपको इधर गिवन है k/s × s + 1 × s + 3 = 1।
इससे जो है वो अब आप जो है वो इक्वेशन निकालो k इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3s दिया थी। हाँ दिया। ठीक है चाहिए इसको इधर ले गया ना। हाँ जी समझ आ रही है कि नहीं? सर ये नहीं समझ है कि s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3 पास हो गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व किया ना। क्या हो गया? रोटी कम खाई हुई लग रहा है। अच्छा तो k इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3s आपके पास आ जाता है। इसका डेरिवेटिव ले लो। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 इज इक्वल टू 8s हाँ ठीक है ठीक 4 to the right ठीक गुड जाग रही उसका मतलब इसकी रूट्स निकालो। थ्री एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है -2.21। अच्छा जी दो अब आपके पास जो पॉइंट्स हैं ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं ठीक है रूट लोकस के। अब सवाल ये होता है कि क्या ये दोनों पॉइंट्स हैं, क्या एक पॉइंट को कंसीडर करना है, क्या इन दोनों को नहीं कंसीडर करना? हाँ जी क्या लगता है? तो भाई क्या पूछा था? 0.45 को करना चाहिए। अच्छा क्यों? यस सर क्योंकि दोनों को करना चाहिए। अच्छा एक ही ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी और कोई? 0.45 को करना चाहिए क्यों? ये सर सेंट्रॉइड को अंदर आ सेंट्रॉइड से ये सेंट्रॉइड साइड पे आ अच्छा साइड पे आ रहा है। अच्छा ठीक है एक ही ऑब्जर्वेशन और अच्छा देखो मैंने ये कहा था कि जो भी आपका पोल लेफ्ट साइड पे होगा ना ये जिसका पोल है ये दो पोल्स जो हैं आपके पास इसको तो यार रिपोर्ट करो। ये जो दो पोल्स हैं एक 0 एक -1 और एक -3 है। जो सबसे लेफ्ट साइड वाला है अगर उसका 0 नहीं है तो उसका 0 इनफाइनाइट पे इसका मतलब ये तो इसका जो ए रूट लोकस है वो तो सीधा यहाँ से चलेगा इनफाइनाइट पे चला जाएगा। क्योंकि -0.45 0 और 1 पोल के दरमियान है इसलिए हमें ये लग रहा है कि ये कन्वर्ज होके ये पोल्स यहाँ से यूं कन्वर्ज होके ऊपर यूं चले गए। सेंट्रॉइड तो -1.33 पे है। हम तो कह रहे हैं अभी रूट लोकस का जो ब्रेक पॉइंट है वो हमने सिर्फ ये कंसीडर किया और उसको कंसीडर करने की मैंने आपको वजह बता दी है कि जब भी आप गेन को चेंज करोगे तो ये दोनों पोल्स जो हैं ये कन्वर्ज करके इस रूट लोकस पे इनफाइनाइट 0 पे जाने की कोशिश करेंगे और ये वाला जो पोल है ये तो सबसे लेफ्ट पे है तो ये ऑटोमेटिकली उस 0 को जाके हिट कर लेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सर -0.451 वाला जाएगा ना? हाँ वो कंसीडर करेगा। ठीक है ये बात क्लियर हुई है? हाँ वो नहीं कंसीडर होगा। उसकी वजह ये -2.2 इसलिए कंसीडर नहीं होगा उसकी वजह ये है कि -2.2 कहाँ पे आ रहा है -3 और -1 के दरमियान पोल के दरमियान। अगर हम इसको ले लेते हैं तो 0 वाला पोल क्या करेगा कहाँ जाएगा वो इनफाइनाइट 0 को कैसे टच करेगा? सही है ठीक है तो वो ये वाला जो पोल है -3 ये इनफाइनाइट को जाएगा इसका रूट लोकस है वो यूं जाएगा इन दोनों का कन्वर्ज करेगा। ठीक है और वो जो है वो कॉम्प्लेक्स इसके बन जाएंगे।
ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब ये तो अब आपके पास -0.45 इस तरह निकल के आ गए। अच्छा, अब इसी से अगला सवाल पैदा होता है, और जो अगला सवाल है वो ये कि ये जो हमने रूट लोकस बनाया है, ये रूट लोकस राइट साइड पे क्यों जा रहा है? राइट साइड पे जा रहा है ये, तो मतलब तुम्हारे जो है वो ठीक है, वो हिसाब है, मेरे राइट पे तुम्हारे लेफ्ट पे। तो ये जो रूट लोकस है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो तो एसिम्प्टोट की डायरेक्शन भी वही है, तो इस वजह से वो उस पर जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस रूट लोकस की इस डायरेक्शन में जाने की वजह से सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है? क्या इफेक्ट आएगा? हाँ जी, ये रूट लोकस यहाँ से उठा और ये फिर यूं जाना शुरू हो गया, क्या इफेक्ट आता है? हाँ भाई, सोच के बताओ क्या इफेक्ट आता है, क्या इफेक्ट आना चाहिए, कोई आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हजार सवाल आता है। तुम लोगों के जहन में क्या आता है, क्या इफेक्ट आना है? हाँ भाई बोलो भाई, सोचो, सोच के बताओ। स्टेबल हो जाना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब अभी पहले स्टेबल नहीं था? अच्छा है? अच्छा, किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का ग्राफ के जरिए कैसे पता लगता है? चलो सवाल को इस तरह करते हैं, मैंने उस सिस्टम पे पोल्स बना दिए, ठीक है? अच्छा, ये सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल? क्या चीज कन्वर्ट डाइवर्ट करने की बात हो रही है? नहीं, कन्वर्ट डाइवर्ट वाली कोई एक कंडीशन है कंट्रोल सिस्टम में, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात। क्या है वो स्टेबिलिटी कंडीशन? बताओ कंट्रोल सिस्टम। लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए और राइट हाफ प्लेन में अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये है लेफ्ट हाफ प्लेन। अब ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है? कन्वर्ट डाइवर्ट वाली कोई कंडीशन नहीं है, वो मैथ्स की है, वो अलग कहानी है, ठीक है? उसको भी भूल जाओ। अच्छा, ये रूट लोकस अगर इधर से इधर जंप मार जाता है तो सिस्टम क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। ये तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कहा था कि हर पोल पे जो गेन होता है वो होता है जी 0, इधर भी हर, और जैसे जैसे गेन को बढ़ाते हो तो गेन बढ़ाने की वजह से वो पहले पोल्स इधर आते हैं, फिर पोल्स ऊपर जाना शुरू होती हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा गेन की वैल्यू का जिस वैल्यू पे ये जो रूट लोकस है ये इसका एक पोल इधर चला जाएगा, एक पोल इधर चला जाएगा, तो सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल से अनस्टेबल। ये बात समझ आई है मेरी? स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? राइट हैंड प्लेन में चले जाएंगे। वो वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या तरीक़ेकार करते हो? उस वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राउथ हॉर्विट्ज़ का क्राइटेरिया, उसका टेबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब तो ये रूल नंबर 8 है आपका। तो रूल नंबर 8 जो है वो अब आपका आएगा 7 नहीं, रूल नंबर 7 स्किप करा दिया, वो मैं बाद में कहूँगा। पॉइंट ऑफ intersection of root locus branches with imaginary axis.
ठीक है, वो फाइंड करते हो आप जो है वो राउट क्राइटेरिया से। अच्छा, इसी एग्जांपल को मैं लेकर आगे चल रहा हूँ। अच्छा, इसी एग्जांपल को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है आपके पास, वो बनती है जी s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल टू 0, एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस क्या आ रही थी के इज इक्वल टू 0। हाँ जी, राउट टेबल कौन बनाएगा इसका आपके बोर्ड पे? हाँ जी, कौन वॉलंटियर करेगा कि इसका राउट टेबल बनाओ बोर्ड पे? जल्दी से खुद से आ जाओ, वरना मैं फिर बुलाऊंगा किसी को। मैंने तो अभी देखा ही नहीं तुम्हें पहले क्या दिया, मुझे नहीं आता। हाँ जी, कोई भी वॉलंटियर करे, आ जाओ। देख ना एक बनाओ। राउट फॉरवर्ड टेबल। नहीं, चलो बैठ जाओ। हाँ भाई, कौन आएगा इसको ठीक करने? आ जाओ। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, आगे चलो, अभी रो। ठीक है, माइनस साइन लगाओगे बच्चे। अच्छा, अगली रो, इसको सॉल्व कर लो पहले।
वाले में 1 3 लगे 0 नहीं आएगी। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। जो पहली रो है उसमें 1 और 3 है, दूसरी में 4 और k है, तीसरी में 12 माइनस के डिवाइड बाई 4, ये ठीक है, इधर 0 है। ठीक है, उसके बाद इधर जो है वो 12 4 और 12 माइनस के 4 के 0, तो ये 0 है। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल k आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। हाँ जी, वो 1 और 3 1 3 आगे 0 आएगा ना, और 2 3 करके नहीं जरूरत नहीं है ना, लिख भी दो, कोई फर्क मतलब जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा वो यार वो 1 4 3, ठीक है, 2 कॉलम है आपके पास, आप समझ आए? ठीक है, ये पहला कॉलम है, ये वाला, ठीक है, बस ये। अच्छा, अब जो है वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास इधर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी बोले, क्या चीज? सॉरी मैं समझा नहीं। ये राउंड टेबल है, आपने शायद लेक्चर भी उसका अटेंड किया होगा। ये राउंड टेबल जो है वो हमने वीक 9 और वीक 8 में पढ़ा है, ठीक है, इससे पिछले हफ्ते के बारे में। उसमें जाके देखना, राउंड टेबल आपकी स्टेबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अच्छा, और स्टेबिलिटी चेक आप ऐसे करते हैं राउंड टेबल पे कि इसका जो पहला कॉलम है उसकी तमाम कोएफिशिएंट्स के साइन पॉजिटिव होने चाहिए या सेम होने चाहिए, कोई साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब आप कहते हो वो सिस्टम मेरा स्टेबल है। अच्छा, अब मैंने फाइंड ये करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे रूट लोकस इस j ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करता है, ये फाइंड करना है। जिस पॉइंट पर आपका सिस्टम लेफ्ट के रूट पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन से राइट हाफ प्लेन में चले जाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहिए, इसका मतलब ये कि सारे पोल्स किस पे रहने चाहिए? लेफ्ट हाफ प्लेन में। और इसका क्या मतलब है? सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ के राउंड टेबल के क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि 3 1 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। तो अब 12 माइनस k डिवाइड बाय 4 को क्या रहना चाहिए अगर मेरा सिस्टम स्टेबल है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन, और ये इस k को क्या रहना चाहिए? ये जो कोएफिशिएंट है इसको भी ग्रेटर देन 0। दो कंडीशन होगी इनपुट पे, ठीक है। अच्छा, k ग्रेटर देन 0, अगर आपका गेन 0 से ज्यादा है तो आपका सिस्टम स्टेबल है, ये तो आपको इसका क्राइटेरिया अगर निकालें हम तो वो आपके पास k की वैल्यू क्या निकलती है? हाँ देखता हूँ, 12 माइनस k डिवाइड बाय 4 k लेस देन 12। एक तो पता लग गया, k ग्रेटर देन 0 और लेस देन 12 होगा तो आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। अच्छा, अब जब ये j ओमेगा एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस वक्त ये सिस्टम क्या होता है? एक तीसरी स्टेट होती है, इसको कहते हैं मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। अच्छा, अब वो मार्जिनली स्टेबल की स्टेट ये कहती है कि 12 माइनस k डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0, ना लेस देन ना ग्रेटर देन 0 जो कि स्टेबल का केस है, ना लेस देन 0 जो अनस्टेबल के मार्जिनली स्टेबल का केस है। ये वो केस है जिसमें j ओमेगा एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। ये जो j ओमेगा एक्सिस इसकी बात हो रही है। इधर से k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू आपके पास इधर से 12 आ जाती है। अच्छा, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं k = 12 स्टेबल में पुट कर दूं। अब मैं पुट कर रहा हूँ स्टॉक टेबल पे वैल्यू k = 12 पुट कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? 0, इधर 12 आ गया। ये भी 0 है, ये भी 0 है। जो रो 0 हो जाए उसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ, उसके ऊपर वाली रो को क्या करते हैं? डेरिवेटिव। एग्जैक्टली। तो उसकी ऊपर वाली रो क्या है? 4s² प्लस k इज इक्वल टू 0। सॉरी, k अगर 12 है तो ये तो 12 आ गया, तो 4s² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू क्या निकलती है?
S is equal to plus minus under root 3 j plus minus 1.73 j अंडर रूट 3 1.73। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये j ओमेगा एक्सिस को जो क्रॉस कर रहा है वो अंडर रूट 3 j पे कर रहा है, और इधर जो कर रहा है माइनस अंडर रूट 3 j पे क्रॉस कर रहा होता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है। जो दूसरा मेथड है वो दूसरा मेथड ये कहता है जी कि पहले नोट डाउन कर लो राउट टेबल वाला, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं होती, वो तो आप उसको सॉल्व कर रहे होते हो ना। मैंने डेरिवेटिव उस केस में लिया था जिस केस में 8 रूट से, याद करो 8 रूट से, उसके 8 में से आखिरी 4 जो कि जे ओमेगा एक्सिस पे आ रहे थे होल्स, उनको मैंने सॉल्व करने के लिए किया था, याद करो। ऐसे ही था ना, S5 से S4 S3 S2 S1 तक लेकर गया था, और उससे ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने जो था वो सिंपल लिखकर उसका फिर डेरिवेटिव लेके उसकी रूट्स निकाले थे। मैंने रूट्स नहीं निकालने अभी, मैंने सिर्फ इसकी जे ओमेगा क्रॉसिंग की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो है वो इसका डिफरेंशिएशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट उससे ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके एस की वैल्यू निकालने की जरूरत है। ठीक है, कि जो ये एस की वो वैल्यू है जिस पे रूट लोकस आपका जे ओमेगा एक्सिस की क्रॉसिंग को, जे ओमेगा एक्सिस के जो एक्सिस है उसको क्रॉस कर रहा होगा। अच्छा, अब मैं ये राउट टेबल हटा रहा हूँ, इसकी जगह एक और मेथड करने जा रहा हूँ। जो सा मेथड आपको सूटेबल है वो आप अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा, वो जो मेथड है वो ये है कि आप इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में s इज इक्वल टू जे ओमेगा प्लग इन करना स्टार्ट कर दो। तो जे ओमेगा होल क्यूब प्लस 4 जे ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू जे ओमेगा प्लस k इज इक्वल टू 0। और उसके बाद ये आ जाएगा जे क्यूब ओमेगा क्यूब प्लस 4 जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 जे ओमेगा प्लस के इज इक्वल टू 0। जे क्यूब क्या होता है? क्या हो गया तुम लोगों को? जे क्यूब क्या होता है? माइनस जे। जे ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 जे ओमेगा प्लस के इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन के इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग कर लो। तो अगर इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करते हो तो माइनस जे ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा जे में कॉमन लिया, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस ओमेगा जे माइनस जे ओमेगा, चलो यार माइनस जे ओमेगा, तो इधर से अब आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ओमेगा आपके पास आ जाएगा जी और आपके पास जो है वो ओमेगा आ जाएगा प्लस माइनस जे अंडर रूट 3।
अच्छा, एक जो इसमें चीज़ है वो मैंने जे चूंकि इधर कॉमन लिया है तो इस वजह से मैंने जे इधर लिख दिया। ठीक है, मैं अगर जे को इधर ना लूँ तो ओमेगा स्क्वायर जे माइनस 3 जे आता है, तो वो इस वजह से प्लस माइनस जे रूट 3 मैं इधर से ले आया हूँ। क्या हो गया? ठीक। तुम एफ किसके साथ कर रहे हो? तो किस सुपरवाइजर के साथ कर रहे हो? अच्छा, क्या हो गया सवाल मुझसे? अच्छा, उसके बाद अब इसी के रियल पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो रियल पार्ट है -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालो तो के आपके पास आ जाएगा 12। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो है वो इसके ओमेगा और के की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हो। तो के इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, तो अब ओमेगा जो है वो इधर से डाल लो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लो। ये आपका इमेजिनरी पार्ट था जो मैंने अलग किया, और ये जो है रियल पार्ट। हाँ आएगा ना, लेकिन वो स्क्वायर की वजह से वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गेन तो हो ही नहीं सकता, माइनस तो वो मॉड है ना, गेन तो माइनस हो ही नहीं सकता ना। गेन कभी माइनस हो सकता है? ये तो माइनस नहीं हो सकता, तो इस वजह से सर हाँ जी 12 है। हाँ ये हमारा वो वाला पॉइंट होगा, वही है वही है। ये जो ओमेगा रूट 3 जे है इस पे आपका के जो है वो 12 है। अब मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताने लगा। तो हमें कैसे पता चलेगा प्लस नहीं मैं नहीं समझा। प्लस माइनस है, ये तो प्लस है, हाँ प्लस और माइनस ऊपर पॉजिटिव रूट कीजिए, नीचे माइनस रूट कीजिए, क्या मतलब है यार? मैं सर उधर कैलकुलस थोड़ी क्या अनस्टेबल होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? सिस्टम जब अनस्टेबल ऊपर वाले की वजह से हुआ, ये दोनों एक पॉइंट पे अनस्टेबल है, एक ही टाइम पे। मैं सवाल नहीं समझा बच्चे, साइलेंस सर सवाल नहीं। 12 पुट किया, हाँ तो ये दोनों पॉइंट एकदम हमें प्लस हो जाएंगे। जी, इसका जवाब तुम दोगे क्यों? इसकी क्या लॉजिक है? ये दोनों एक ही टाइम हाँ भाई, सवाल ये है कि k इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, तो एक गेन सेट करने से दो पॉइंट कैसे आएंगे? कौन देगा इसका जवाब? कोई भी दे दे यार। प्लस माइनस। अगर इसका जवाब ना है तो इसका मतलब मैं पिछले 2 हफ्ते से जाग मार रहा हूँ, कुछ समझ नहीं है इसका मतलब है। ये सवाल ये है कि अगर गेन 12 है, मैंने गेन 12 सेट किया, तो एक पॉइंट ऊपर आ गया √3j और एक पॉइंट आ गया -√3j, तो एक गेन सेट करने से दो पॉइंट कैसे आ गए? ठीक हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं, प्लस माइनस हो जाएगा। रियल एक्सिस अब जो पॉइंट ऊपर आ रहा है उसी का सिमेट्रिक पॉइंट ठीक है। वैसे भी वहाँ प्लस माइनस से साइन आ रहा है, प्लस वाला ऊपर हो जाएगा, माइनस वाला नीचे। प्लस माइनस साइन क्यों आ रहा है? हाँ रीजन बताओ जल्दी से, शाबाश बताते हैं सर। सोचो। अजीब यार, ठीक है तो ये क्या लॉजिक है? तो गेन कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकता है, रूट कॉम्प्लेक्स है तो सब ब्रांचेस है ना। हाँ कितनी ब्रांचेस हैं? दो। क्यों है 2 ब्रांचेस? आगे चलो ना, अब आखिरी सर, इसका। दो पोल्स की वही है ना, हाँ दो पोल्स के बीच में ये एग्जैक्टली, ये अब जवाब आया ना, शुक्र है, पता है कामयाबी हो गई। अच्छा जी इधर शुक्र उसको पता लग गया जिससे सवाल किया था। गेन जो है, देखो ये बात याद रखना, जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे रूट नंबर्स की। पहली चीज तो ये डिसाइड होगी, ठीक है। अब अगर चूंकि यहाँ पे 2 पोल्स थे, ठीक है, ये 2 पोल्स थे, तो इनकी एक ब्रांच ऊपर निकली, एक ब्रांच नीचे से निकली,
इसका मतलब ये है कि जब ये गेन आप बढ़ा रहे थे, जब k 0 था तो पोल इधर था, ठीक है, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे। जैसे जैसे आप गेन बढ़ाते गए, एक पोल ने यहाँ मूव किया, एक पोल ने यहाँ मूव किया। एक मौका ऐसा आता है जब ये दोनों पोल यूं आ जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे, जिसको आप क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कह देते हो। उसके बाद एक पोल चला जाता है ऊपर इस तरह करके, दूसरा पोल चला जाता है नीचे। हमें भी ये नहीं पता कि कौन सा पोल किधर जाता है, ठीक है। 0 गया वाला गया, -1 वाला गया, ये इसकी बहस में भी नहीं मैं जा रहा, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए। तो अब एक गेन चेंज करने से आपका एक पोल नीचे आ जाता है, एक पोल ऊपर आ जाता है, और उसी गेन चेंज करने से ये पोल भी मूव कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि इस पोल की मूवमेंट के इनफाइनाइट तक है, इसका 0 इनफाइनाइट में, तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके रूट लोकस को हम जो है वो देख कर बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम इसके रूट लोकस में क्यों नहीं इंटरेस्टेड और इसमें क्यों इंटरेस्टेड है? सर वो तो लेफ्ट जा रहा है, वो स्टेबिलिटी है, इसकी वजह से अनस्टेबल तो नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ भाई, हम इसके रूट लोकस में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है और इसमें क्यों इंटरेस्टेड है? वो स्टेबल लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है, वो जितना मर्जी लेफ्ट में जाए वो रहेगा स्टेबल। हमें तो प्रॉब्लम ये है कि वो रूट लोकस या वो पोल्स जो कि गेन चेंज करने की वजह से लेफ्ट हाफ प्लेन से राइट हाफ प्लेन में जंप कर जाते हैं, उन पोल्स को फाइंड करने के लिए हमें ये जो है वो उन पोल्स की मूवमेंट को फाइंड करने के लिए हमें ये रूट लोकस की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई पूछे कि रूट लोकस की टेक्निक क्या है, या मैं कभी जो है वो सवाल पूछ लूँगा, या नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा, तो नेक्स्ट वीक वाले जो क्विज है उसमें इसी तरह के सवाल होंगे रूट लोकस से रिलेटेड, तो इनके सारे रूट जो है वो देख लेंगे क्या होगा। तो वो ये कि नेक्स्ट वीक का जो क्लास है उसमें हम इंशाल्लाह जो है वो तो ये जो रूल आपने लेट्स सपोज 8 करवाए हैं, 8 रूल लिखवाए हैं, इनमें से हर एक रूल का अलग क्वेश्चन होगा या एक ही क्वेश्चन में सारे रूल? ये सारे रूल एक ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होते हैं। हम जितना मैंने ये वाली एग्जांपल कराई है, इसमें 7 के 7 रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मैंने आपको रूल नंबर 7 नहीं कराया, मैंने रूल नंबर 8 कराया। रूल नंबर 7 स्किप कराया, रूल 6 तक सारे किए थे, 7 स्किप किया, रूल 8 करवाया, और कल जो है वो रूल 9 और एक और रूल हम पढ़ के फिर इसको रूल लोकस वाले टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। और नया वाला हमने वो राउथ हार्वर्ड वाला जो है ना वो, अच्छा, ये जो बुक है ये लिख लो, मैं कंट्रोल सिस्टम्स की बुक से करा रहा हूँ। कंट्रोल सिस्टम्स की जो बुक है आनंद कुमार की, आनंद कुमार की बुक से ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये जो मैंने करवाई हैं। चैप्टर 6 है, और ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल 6.2 है। मैंने रूल्स की नंबरिंग इसी बुक को फॉलो करके की है, ठीक है। वो पहले जो मैं नंबरिंग फॉलो कर रहा था वो उसकी थी जो आपकी नाइसे की बुक थी, उसमें नंबरिंग ऊपर नीचे रूल सेम ही है, तो वो नंबरिंग से घबराने की जरूरत नहीं। असल चीज़ है कि आपको रूल का पता होना चाहिए। मैं रूल नहीं पूछूंगा कि जी मुझे रूल रट्टा मार के लिख कर दे दो। 6.2, तो मुझे रूल की इम्प्लीमेंटेशन या उसकी एप्लीकेशन से मतलब है कि आप उस रूल को कैसे अप्लाई करते हो अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी का कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर है? तुम्हें मुझे कल मेकअप क्लास का बता देना जब भी करनी हो, इसी वीक कर लो यार, बेहतर है, फिर मैं नेक्स्ट वीक कोई। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले लूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, ये जो फाइनल में क्लास है इसके बाद सारा ही आता है, जाएगा। मिड के बाद वाला ज़्यादा पोर्शन होता है, सारी बात है। मिड से पहले वाला 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, बस मैक्सिमम ये होता है। तो मिड के बाद वाला ही ज़्यादा होता है। अच्छा जी, सईदुल्ला अच्छा इधर बैठा हूँ। यस सर, प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब मुश्ताक सर वो क्लास में ही था सर, अभी उसका मेरे ख्याल में इंटरनेट अच्छा, इशू है मेरे ख्याल में। ठीक है। फरजीन तारिक, हम्माद तारिक, हसनैन शफकत, प्रेजेंट सर। ठीक है। मनाल, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद नबील, यस सर। मोहम्मद वलीद, मोहम्मद वलीद, ठीक है। हम सैयद हमजा जलाल, उसामा जुबैर, प्रेजेंट है। जिशान खालिद, मोहम्मद बिलाल वारिस,
वकार अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा खान, यस सर। नवीद साले, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, अनस महमूद भट्ट, मोमिन आया हुआ है, हाफिज हमजा तारिक प्रेजेंट सर। और अहमद अली हनीफ। Yes, sir. ठीक हो गया जी। ठीक है जी, एक मेकअप क्लास आप लोगों की होनी है, वो आपका सीआर आपको कम्युनिकेट कर देगा कल किस टाइम होगी, फिर हम वो मेकअप क्लास करेंगे।